Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on continuous beam. This is unit number 2. This is my lecture number 22 in design of concrete structure 2. So today we will start with some introduction portion of continuous beam. कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, आप कैसे इसको स्टडी करते हैं? देखिए, स्लैब्स की डिजाइन आपने पढ़ी है. स्लैब्स एंड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन. दिस मेक्स द स्लैब economical over the supports. Similarly, beams are also made continuous over the supports to enhance structural integrity and continuity. आप इसमें देख रहे हैं कि एक स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा स्पैन. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पैन की आप बात करते हैं तो ये दो सपोर्ट्स हो गए. तो कंटिन्यूअसली स्पैन आपके कंटिन्यूएशन में अगर जुड़े हुए हैं तो एक कंटिन्यूअस बीम फॉर्म करते हैं. ये फिक्स्ड भी हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकती है. अभी मैंने इसको एक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम को बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस बीम की आप ये अगर बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि देखिए आप इतने शेप का अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल होता है, बीच वाले का भी ट्राइंगल और इस वाले का भी ट्राइंगल. मींस सपोर्ट्स पर आपका शेयर फोर्स ज्यादा है और बेंडिंग मोमेंट 0 है. एंड जो आपका ये जो जिस पॉइंट पे सपोज लोड लग रहा होगा, जहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे शेयर फोर्स क्या है? 0 है और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और मैक्सिमम है. तो इनका अगर हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं तो वो ये बनता है, ये आप पता है ऑलरेडी, एक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम के लिए. तो इसको हमें डिजाइन करना है. डिजाइन करने का मतलब है कि आपको उसमें निकालना है कि इसका डायमेंशंस क्या होंगी, और इसमें अगर हम इंडिविजुअली स्पैन को डिजाइन करते हैं तो उसमें कितना आरसीसी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं डिफ्लेक्टेड शेप मींस अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है या फिर पार्शियल लोड लग रहा है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है,
यूडीएल लग रहा है, किसी भी टाइप का लोड है तो आप उसके लिए ये बना सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, इसके बाद में आपको कंटिन्यूअस बीम के लिए कुछ आईएस कोड मेथड्स या कुछ स्पेसिफिकेशन ये आप जरूर नोट कर लीजिए, इनका ही यूज होता है। ये जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल से भी इंपॉर्टेंट आपके आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस हैं। Unless more extract analysis is done, continuous beam of uniform section subjected to predominantly uniformly distributed load over 3 and more span may be designed by using the bending moment coefficient and shear force coefficient from table 12, 1.2 and 12 and 13 of IS 456-2000। देखिए, जो हम कंटिन्यूअस बीम डिजाइन करते हैं उसमें एक बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट यूज होता है, एक शेयर फोर्स कोफिशिएंट यूज होता है, जिसको हम लोग आईएस कोड से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली आपने ये नोट्स में बना लिख रखा है। However, these values can be used only if span do not differ by 50% of the longest. ठीक है, the bending moment shear force coefficient for continuous beam slab are given in this 19.1 and 19.2। देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और ये आपके शेयर फोर्स कॉफिशिएंट है जिनकी वैल्यूज को आपको याद रखना है। ये टेबल आप बनाएंगे आईएस कोड में, आप अपनी जो भी इसको खोद ढूंढ लीजिए, उसमें दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, उसमें टिक कर लीजिए कि हमें एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, लोडिंग है, इसके बाद मिड स्पेन के लिए वैल्यूज हैं कुछ, और सपोर्ट के लिए वैल्यूज है। एंड स्पेन के लिए वैल्यू है, इंटीरियर स्पेन के लिए एट सपोर्ट्स, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट ये मैं बताऊंगी आपको, आप अभी इसको एज इट इज लिखिए, और इंटीरियर सपोर्ट्स के लिए ये कुछ डायरेक्टली वैल्यूज लिखिए कोफिशिएंट्स की। ठीक है, डेड लोड प्लस लाइव लोड फिक्स्ड के लिए ये सारी वैल्यूज है, लाइव लोड नॉट फिक्स्ड के लिए ये सारी वैल्यूज है, ये आप नोट कर लीजिए, मिड स्पेन के लिए एंड सपोर्ट्स के लिए। ओके, बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे जो फॉर्मूला ये आप नोट करेंगे, अल्फा एम डब्ल्यू एल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा एम क्या है, कॉफिशिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट। डब्ल्यू आपका टोटल डिजाइन लोड हो जाएगा, और एल आपका इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा, जिस पर्टिकुलर इफेक्टिव स्पैन के लिए आप बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, इसके बाद आप शियर फोर्स कॉफिशिएंट्स के लिए ये टेबल को बनाएंगे, लोडिंग, एंड सपोर्ट, सपोर्ट्स नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, अदर इंटीरियर सपोर्ट्स, डेड लोड, लाइव लोड एंड लाइव लोड, सारी वैल्यूज को लिख लीजिए। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए, शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा डब्ल्यू, सिर्फ अल्फा डब्ल्यू, एल नहीं है। ओके, where alpha is the coefficient and w is the total design load.
इस टेबल के बाद आपने शेयर फोर्स के लिए फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप कुछ इनके डिजाइन स्टेप्स पे आएंगे। When a member is built into a masonry wall which does not provide fully fixity but develops only partial restraint, the negative moment at the face of support is taking WL/24. ये सारा आप नोट करिए। इन दिस केस SF coefficient for end support may increase by this value। ये मैं आपको तभी बता दूंगी जब कोई पर्टिकुलर केस होगा। इसके बाद आप उनके स्टेप्स पे आएंगे। ये आप नोट करिए यहाँ से। As per IS 456, no redistribution of moment should be done by using these coefficients. Steps की बात करते हैं। The steps for design of continuous beam by moment and shear coefficient are follows. Calculate, सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो क्या है? फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट L effective, EFF लिखा है ना, ये L effective है, as per the clause 22.2 of IS 456। ये आप नोट करेंगे स्टेप नंबर 1। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप वैसे ही नोट करिए। तो क्लॉज नंबर 22.2 हमें यूज करना है IS का 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ L इफेक्टिव बाई 15 टू L इफेक्टिव बाई 20 लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ को, और टोटल डेप्थ को आप डिटरमाइन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड, using coefficient determine the bending moment shear force value at critical section mid span and supports। अब इन वैल्यूज की हेल्प से हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम को निकालेंगे क्रिटिकल सेक्शंस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। चेक, इसके बाद आता है जो भी आपका पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, चेक डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज। चेक डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज। ठीक है। इसके बाद आता है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्रिटिकल सेक्शंस। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्रिटिकल सेक्शंस। इसके बाद का पॉइंट है डिटेल द रेनफोर्समेंट एज पर द क्लॉज 26 IS 456/2000। ठीक है, इस क्लॉज को आप याद रखेंगे। इसके बाद हमें डिजाइन फॉर शेयर करना है और कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए भी चेक करना है, जैसा कि हमने DCS 1 में पढ़ाया है। तो ये सारे स्टेप्स आप नोट करेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पे ओके। इसके बाद मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल पे आती हूँ। आप एक एग्जांपल नोट कीजिए। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम कंटिन्यूअस ओवर 4 कॉलम सपोर्ट्स ऑफ इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर। The beam is subjected to an imposed load of 10 kilonewton per meter, live load of 15 kilonewton per meter, and use M20 Fe415 steel। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है।
तो इसमें क्या क्या दिया है आपका, आपको एक रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन करना है जो कि कंटिन्यूअस है 4 कॉलम्स पे, जिसका इफेक्टिव स्पैन एल इफेक्टिव दिया है, इम्पोज लोड आपको डेड और लाइव दे रखा है और ग्रेड दे रखा है, ठीक है। तो एल इफेक्टिव 6 मीटर आपको गिवन है, एफ सी के 20, एफ वाई 415, इम्पोज डेड लोड एंड लाइव लोड 10 एंड 15 गिवन टू यू। ओके, तो सबसे पहले मैं एल इफेक्टिव का एल वाई 15 या एल वाई 20 निकालती हूँ। तो एल वाई 15 निकाल लेती हूँ। एल आपका 6 मीटर है, मतलब 6000 mm बाई 15, तो 400 mm हो गया। 400 को देखते हुए मैंने ओवरऑल डेप्थ को 500 एज्यूम कर लिया, ठीक है। कवर अगर मैं 30 लेती हूँ, आपका 400 आ रहा है इफेक्टिव डेप्थ, तो आप कितना ले सकते हैं, 470 ले सकते हैं। आपने स्मॉल डी ले लिया 30 का कवर एज्यूम करते हुए, डी 470 mm बाई एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर ऑफ 30 mm, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप लोड कैलकुलेशंस पे। तो लोड कैलकुलेशन पे सेल्फ वेट ऑफ बीम अगर आप निकालेंगे तो 0.3 0.5 इंटू 25, 0.3 क्या है, जो आपका विड्थ है, क्योंकि आपने एक सेकंड में एक पॉइंट भूल गई हूँ, ओवरऑल डेप्थ 500 की और विड्थ आपने 300 की अपने आप एज्यूम कर लिया है, या आप अपने आप एज्यूम करते हैं, आप बस स्मॉल डी देखते हैं, ठीक है। स्मॉल डी 400 आया तो मैंने डेप्थ 500 ले ली, 500 ले ली, 500 mm ले ली, तो मैं 300 mm विड्थ को एक बार ट्राई करके देख सकती हूँ कि 300 सही है या नहीं। तो अगर वो डिजाइन में फेल होगा तो वो बाद में पता चल जाएगा। तो 500 से राउंड ऑफ हाफ से थोड़ा ज्यादा हमने विड्थ ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोड कैलकुलेशन करेंगे, आपने सेल वेट निकाला, तो डेप्थ जो आपका ओवरऑल विड्थ है इसको मीटर में चेंज कर दिया, इनटू ओवरऑल डेप्थ इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो आपका सेल वेट ऑफ बीम आ गया, ठीक है। ये 3.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इम्पोज डेड लोड आपको गिवन है 20, तो टोटल डेड लोड आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। इम्पोज आपको 20 गिवन है और सेल वेट 3 है, तो आप इम्पोज था, सॉरी ये 20 नहीं है 10 है, तो आप 10 में 3 को ऐड करेंगे, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 13.75। इसको हमने फैक्टर्ड कर दिया 1.5 से, इसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20.625 किलोमीटर इंटू मीटर आ। इसके बाद आपने इसको फैक्टर कर दिया। इसके बाद जो लाइव लोड आपको 15 गिवन था, इसका भी आपने 1.5 से आपने मल्टीप्लाई किया, इसको भी आपने फैक्टर कर लिया, तो 1.5 इंटू 15 22.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सारा यूडीएल है क्योंकि ये लोड भी यूडीएल में दिया हुआ है आपको, ओके। तो इतना आप लोड कैलकुलेशन तक कर लेंगे। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कोएफिशिएंट जो टेबल्स थी वो आपने सारी वैल्यूज यहाँ नोट कर ली, भाई डेड लोड के लिए वैल्यूज ये होती है और लाइव लोड के लिए ये होती है, ठीक है। कैसे आपने नोट की, वही टेबल आपने एज इट इज लिख दिया। जैसे ये देखिए, ये शेयर फोर्स कोएफिशिएंट डेड के लिए और लाइव के लिए वैल्यूज लिख दी हैं, ये बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट डेड और लाइव के लिए वैल्यूज, सीधा टेबल मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो आप इसका यूज करेंगे बाद में। इसके बाद मैं निकालती हूँ मैक्सिमम मोमेंट एंड शेयर फोर्स। मैक्सिमम मोमेंट एंड शेयर फोर्स, अब मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम मोमेंट अकर्स एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, ये क्या है,
देखिए जो कंटिन्यूअस बीम है, जो मैक्सिमम मोमेंट है वो आपका नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट पे हम निकालते हैं। मैक्सिमम मोमेंट अकर्स एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। इसका मतलब है, देखिए ये है आपकी कंटिन्यूअस बीम, सेम का फिगर है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मोमेंट अकर, आप मैक्सिमम मोमेंट कहा है नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट आपका ये है, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट पे ये मैक्सिमम मोमेंट है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट पॉइंट। ओके, पहले आप ये समझिए, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पैन, वो आप निकालेंगे। फिर आप शेयर फोर्स निकालेंगे, वो कहाँ पे मैक्सिमम है वो आप देखिए, आउटर साइड ऑफ सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ है आप ये देखिए, आउटर साइड ऑफ सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट कहाँ है, एंड सपोर्ट ये है का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सॉरी, आउटर साइड ऑफ द सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट से, एंड सपोर्ट कहाँ है, ये आपका एंड सपोर्ट है, ये आपका शेयर फोर्स इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स का मैक्सिमम निकाल लेंगे कि शेयर फोर्स कितना मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली अभी आधा ही कराऊंगी, आधा मैं नेक्स्ट में लूंगी, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को डिसाइड करेंगे जिसपे बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम निकालना है और शेयर फोर्स को मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मोमेंट निकालना बताऊंगी, वो आपको ऑलरेडी पता है। इन कोफिशिएंट्स का यूज करके आप थोड़ा सा वेट करो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का। आप जब मोमेंट आ जाएगा या शेयर फोर्स आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आरयू अपना जिस ग्रेड के लिए आपको देखना है वो डिसाइड करेंगे और मोमेंट डेप्थ निकालेंगे, डी रिक्वायर्ड। उस डी को आप एज्यूम करते हुए पूरी आप स्टील की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। उसके पहले आप एक्सयू लिमिट निकालेंगे, जिससे कि आप एमयू लिमिट निकालते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि सेक्शन सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करना है कि डब्ल्यू रेनफोर्स डिजाइन करना है। सिंगली रेनफोर्स से काम चल जाएगा तो सिंगल रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है कि ओवर रेनफोर्स डिजाइन करना है। उस हिसाब से आप सेक्शन को मोमेंट कंसीडर करते हुए, फॉर्मूला जो हम लगाते थे 0.87 एफ बाई एस टी डी 1 माइनस एफ बाई एस टी, उस तरीके से एस टी रिक्वायर्ड या एस टी प्रोवाइडेड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजाइन स्टेप्स हैं जो मुझे आपको आज अवेयर कराने थे। इस पूरी डिजाइन क्योंकि बहुत टाइम लेती है, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि डिजाइन लेक्चर में भी कम से कम 3 से 4 दिन ले लेती है, तो इसमें थोड़ा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So guys, if you are having any problem, kindly let me know. Thank you.